एनिमल किंगडम सुनने में लगता है कोई बहुत बड़ी जंगली और उलझी हुई दुनिया, और है भी। 10 लाख से ज्यादा प्रजातियां हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन लाखों डिजाइनों के पीछे एक सीक्रेट ब्लूप्रिंट है। आज हम उसी ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन की इंजीनियरिंग मैनुअल हाथ लग जाए। ऊपर से देखने पर हर जानवर अलग लगता है, एक स्पंज, एक केंचुआ, एक बाघ। लेकिन जब आप उनकी बनावट के जो बेसिक रूल्स हैं उन्हें समझते हैं, जिन्हें हम वर्गीकरण का आधार कहते हैं, तो एक पैटर्न दिखने लगता है। तो चलिए इस मैनुअल का पहला चैप्टर खोलते हैं। संगठन का स्तर, यानी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसे ऐसे सोचिए कि हम कुछ बिखरी हुई ईंटों से एक पूरा शहर बनाने जा रहे हैं। तो इसमें पहला कदम क्या होगा? पहला कदम है सबसे बेसिक स्ट्रक्चर, और एनिमल किंगडम में वो है सेल्यूलर लेवल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है स्पंज। यहाँ कोशिकाएं एक साथ तो है, पर वो एक टीम की तरह काम नहीं करती। वो बस एक ढीले ढाले झुंड की तरह है। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। मतलब एक कॉलोनी तो है पर शहर नहीं बना है। तो फिर शहर बनने की शुरुआत कब होती है? वो होती है अगले लेवल पर, जिसे हम टिश्यू लेवल कहते हैं। यहाँ एक जैसी कोशिकाएं मिलकर एक टीम बनाती हैं, एक टिश्यू, और ये सब मिलकर एक ही काम करते हैं। जैसे सीलेंट रेटा में जेलीफिश और कोरल्स, उनमें अब बाकायदा टीम वर्क शुरू हो गया है। अच्छा, तो अब हमारे पास टीमें यानी टिश्यूज हैं। इन टीमों को मिला के क्या बनता है? जब अलग अलग टिश्यूज एक साथ मिलकर कोई बड़ा काम करते हैं, तो वे एक ऑर्गन बनाते हैं। ये है ऑर्गन लेवल। जैसे हमारा पेट, जो कई तरह के टिश्यूज से बना है और उसका काम है खाना पचाना। ये हमें प्लेटीहेल्मिन्थीज, मतलब चपटे कृमियों में देखने को मिलता है। और इसका सबसे एडवांस्ड वर्जन? वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल। यहाँ अलग अलग अंग मिलकर एक पूरा नेटवर्क, एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। सही। मुंह, पेट, आंतें सब मिलकर काम करते हैं, है ना? एनालिड से लेकर हम इंसानों तक ज्यादातर विकसित जानवरों में यही लेवल पाया जाता है। तो एक बार हमारे पास ये संगठित शहर बन गया, तो उसके अंदर लाखों कोशिकाओं तक खाना पानी और ऑक्सीजन पहुंचाने की भी तो जरूरत होगी। तो ये जो प्लम्बिंग सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें भी ऐसा ही विकास दिखता है? बिल्कुल। और यहाँ डिजाइन में 2 बहुत बड़े रास्ते हैं। इसे आप खुले फव्वारे बनाम बंद पाइप की तरह समझ सकती हैं। पहला है ओपन टाइप। इसमें दिल खून को सीधे शरीर की कैविटी में फेंक देता है। कोई पाइपलाइन, कोई नसें नहीं होती। मतलब शरीर के अंदर एक स्विमिंग पूल है जिसमें सारे अंग तैर रहे हैं। जैसे कीड़े मकोड़ों में होता है। एकदम सही। और दूसरा है क्लोज्ड टाइप सिस्टम, जो हम सब में है। यहाँ खून हमेशा एक बंद नेटवर्क, यानी धमनियों और शिराओं के अंदर ही रहता है। एक हाई प्रेशर कंट्रोल्ड पाइपलाइन सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम बेहतर क्यों है? ओपन वाला भी तो काम कर ही रहा है। एफिशिएंसी, सारा खेल एफिशिएंसी का है। ओपन सिस्टम में खून बहुत धीरे धीरे बहता है, कम दबाव से। छोटे सुस्त जानवरों के लिए ये ठीक है। लेकिन अगर आपको एक चीते की तरह दौड़ना है, तो आपकी मसल्स को बहुत तेजी से ऑक्सीजन चाहिए। ये सिर्फ एक हाई प्रेशर क्लोज्ड सिस्टम ही कर सकता है। दिलचस्प। तो शरीर की प्लम्बिंग मतलब सर्कुलेशन और फैक्ट्री की असेंबली लाइन मतलब पाचन, हाँ, ये भी जुड़े हैं। क्या पाचन तंत्र में भी ऐसा कोई सरल और कुशल वाला वर्जन है? हाँ, इसे आप अपूर्ण और पूर्ण पाचन तंत्र कह सकती हैं। अपूर्ण सिस्टम में खाने और वेस्ट निकालने के लिए एक ही ओपनिंग होती है। एक ही रास्ता? हाँ, एक बंद गली की तरह। लेकिन जो पूर्ण सिस्टम है, जिसमें 2 ओपनिंग होती हैं, मुंह और गुदा, वो एक गेम चेंजर था। ये एक असेंबली लाइन की तरह है। खाना एक तरफ से अंदर आता है, प्रोसेस होता है, और कचरा दूसरी तरफ से बाहर। इससे जानवर लगातार खा सकता है। ये एफिशिएंसी में एक बहुत बड़ा जंप था। ठीक है, प्लम्बिंग और फैक्ट्री सेट हो गई। अब आते हैं बॉडी के आर्किटेक्चर पर। हमारा अगला विषय है सिमेट्री, मतलब जानवर का ओवरऑल बॉडी प्लान कैसा है। क्या वो एक पिज्जा जैसा है या एक हवाई जहाज जैसा? ये उपमा एकदम सटीक है। सबसे सरल डिजाइन है असिमेट्रिकल, जिसका कोई तय आकार ही नहीं है। जैसे स्पंज, आप उसे किसी भी एंगल से बराबर हिस्सों में नहीं काट सकते। और पिज्जा वाला डिजाइन? उसे हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। जैसे आप पिज्जा को सेंटर से कहीं से भी काटें, बराबर स्लाइस मिलेंगे, है ना?
हाँ, वैसे ही जेलीफिश या स्टारफिश जैसे जानवरों को आप सेंटर से किसी भी प्लेन में काटें, आपको बराबर हिस्से मिलेंगे। ये उन जानवरों के लिए अच्छा है जो एक जगह रहते हैं। लेकिन ज्यादातर जानवर तो हवाई जहाज जैसे दिखते हैं, एक बायां हिस्सा एक दायां हिस्सा। बिल्कुल, उसे कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। बाय मतलब दो। इसे आप केवल एक ही लाइन से दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, लेफ्ट और राइट। यह डिजाइन स्पीड और एक दिशा में चलने के लिए बना है। जब आप तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपकी आंखें, नाक, ये सब आगे की तरफ होने चाहिए, जिससे एक सिर बनता है। एक मिनट, आपने स्टारफिश को रेडियल में गिना, लेकिन वो तो चलती फिरती है। ये एक शानदार सवाल है और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प पेंच है। इकिनोडर्म्स जैसे कि स्टारफिश जब अडल्ट होते हैं तो उनमें रेडियल सिमेट्री दिखती है, लेकिन जब वे अपने लार्वा मतलब शुरुआती अवस्था में होते हैं तब उनमें बायलैटरल सिमेट्री होती है। अरे वाह, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि स्टारफिश के जो पूर्वज थे वो बायलैटरल थे, वो एक्टिवली चलते थे। बाद में उनकी लाइफस्टाइल बदली और अडल्ट अवस्था में उनमें दोबारा रेडियल सिमेट्री आ गई। यह उनके विकासवादी इतिहास का एक सुराग है। कमाल है। चलिए अब शरीर के अंदर झाड़ते हैं। बात करते हैं जोमिनल लेयर्स की। जब कोई जानवर भ्रूण के रूप में बन रहा होता है तो उसका शरीर कितनी परतों से बनता है? यहाँ भी दो मुख्य डिजाइन हैं। पहला है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मतलब दो। इन जानवरों का शरीर सिर्फ दो परतों से बनता है, एक बाहरी परत एक्टोडर्म और एक आंतरिक परत एंडोडर्म। अच्छा, और इन दोनों के बीच में मेसोग्लिया नाम की एक जेली जैसी नॉन सेल्युलर चीज होती है। और दूसरा डिजाइन? दूसरा और ज्यादा एडवांस्ड डिजाइन है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो मतलब तीन। इन जानवरों में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच एक तीसरी बहुत ही जरूरी परत विकसित होती है, मेसोडर्म। प्लाटीहेल्मिन्थस से लेकर हम तक सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। लेकिन इस तीसरी परत मेसोडर्म में ऐसा क्या खास है? ये असली गेम चेंजर क्यों है? सोचिए, मेसोडर्म के बिना जानवर ज्यादातर एक खोखली ट्यूब ही रहते हैं। एक्टोडर्म त्वचा और नर्वस सिस्टम बनाता है, एंडोडर्म पाचन तंत्र। लेकिन मेसोडर्म, इसी परत से मांसपेशियां बनती हैं, जिससे ताकतवर मूवमेंट संभव हुआ। इसी से हड्डियां बनी, कंकाल बना, और सबसे जरूरी, इसी मेसोडर्म से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बना। दिल, खून की नसें, सब मेसोडर्म की देन है। इस तीसरी परत ने ही कॉम्प्लेक्स जीवन का दरवाजा खोला। ठीक है, तो अब हमारे पास कंस्ट्रक्शन के लिए परतें हैं। अब बात करते हैं इन परतों के बीच की खाली जगह की। टॉपिक है सीलोम। मैंने सुना इसे ट्यूब के अंदर ट्यूब पहेली भी कहते हैं। ये क्या चीज है? ये एक बहुत ही सरल लेकिन जरूरी कॉन्सेप्ट है। आपका शरीर एक ट्यूब है और उसके अंदर आपका पाचन तंत्र एक और ट्यूब है। इन दोनों ट्यूबों के बीच की जो खाली जगह है उसी को बॉडी कैविटी या सीलोम कहते हैं। और क्या ये जगह सभी जानवर में होती है? नहीं, और इसी आधार पर जानवरों को तीन ग्रुप्स में बांटा जाता है। पहले है एसीलोमेट। ए का मतलब है नहीं, यानी इनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होती, शरीर अंदर से ठोस होता है। ठीक है, ये तो आसान था, कोई जगह नहीं। दूसरा क्या है? क्या ये आधी अधूरी बनी है? आप इसे आधी अधूरी कह सकते हैं। एक सच्ची सीलोम वो होती है जो चारों तरफ से मेसोडर्म की परत से ढकी हो। ओके। लेकिन स्यूडोसीलोमेट्स में ये जगह तो होती है, पर ये पूरी तरह से मेसोडर्म से नहीं ढकी होती। मेसोडर्म यहाँ बिखरे हुए पाउच के रूप में होता है। और फिर आते होंगे असली वाले, यानी सीलोमेट। बिल्कुल, ये वो जानवर हैं जिनमें एक सच्ची गुहा होती है, जो चारों तरफ से मेसोडर्म से लाइंड होती है। एनेलिड से लेकर हम इंसानों तक सभी सीलोमेट हैं। ये आंतरिक जगह बहुत जरूरी है। ये आपके अंगों को विकसित होने, हिलने डुलने के लिए जगह देती है। ये एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर भी है। बहुत खूब। अब एक और बड़े ही मजेदार डिजाइन की बात करते हैं, जिसे मैं कॉपी पेस्ट इंजीनियरिंग कहता हूँ। ये है सेगमेंटेशन। इसका क्या मतलब है? उदाहरण है केंचुआ। आप एक केंचुए को ध्यान से देखें तो उसका शरीर एक के बाद एक जुड़े हुए कई छल्लों जैसा दिखता है। हर छल्ला एक सेगमेंट है। लेकिन इसका फायदा क्या है? क्या सिर्फ शरीर को लंबा करना ही इसका मकसद है, या इस कॉपी पेस्ट डिजाइन का कोई गहरा इंजीनियरिंग लाभ है? इसका बहुत बड़ा लाभ है। पहली बात, ये मूवमेंट में बहुत मदद करता है। हर सेगमेंट में अपनी मांसपेशियां होती हैं, जिससे शरीर बहुत लचीले ढंग से हिलडुल सकता है। अच्छा।
दूसरी बात, ये स्पेशलाइजेशन की अनुमति देता है। कुछ सेगमेंट्स खाने के लिए, कुछ चलने के लिए मॉडिफाई हो सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, हम इंसानों में भी इसके अवशेष दिखते हैं। सच में? हमारे अंदर? कहाँ? हमारी रीढ़ की हड्डी, जो एक के ऊपर एक वर्टिब्रे से बनी है, हाँ? या हमारी पसलियां, ये सब हमारे दूर के पूर्वजों से विरासत में मिले मेटामेरिज्म का ही एक आधुनिक रूप है। ये तो सच में दिमाग चकरा देने वाली बात है। ठीक है, अब हम उस एक चीज पर आते हैं जिसने, जैसा कि हमारे नोट्स कहते हैं, सब कुछ बदल दिया। यह है नोटोकॉर्ड या द सपोर्ट बीम। ये क्या है? ये एनिमल किंगडम के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। नोटोकॉर्ड एक रॉड जैसी लचीली संरचना है जो भ्रूण के विकास के दौरान शरीर के पृष्ठभाग यानी पीठ की तरफ बनती है। ये मीजोडर्म से ही बनती है और इसका मुख्य काम शरीर को एक आंतरिक सहारा देना है। तो एक रॉड से सब कुछ कैसे बदल गया? क्योंकि सिर्फ इस एक संरचना के होने या न होने के आधार पर हम पूरे एनिमल किंगडम को दो विशाल साम्राज्यों में बांट देते हैं। पहला, नॉन कॉर्डेट्स। ये वो सभी जानवर हैं जिनमें ये रॉड नहीं होती। ओके। स्पंज से लेकर स्टारफिश तक लगभग 95% प्रजातियां इसी में आती हैं। और दूसरा समूह है कॉर्डेट्स। ये वो जानवर हैं जिनके जीवन की किसी न किसी अवस्था में ये नोटोकॉर्ड होती है। ज्यादातर कॉर्डेट्स में ये बाद में विकसित होकर रीढ़ की हड्डी में बदल जाती है। इसी ने बड़े, तेज और कॉम्प्लेक्स जानवरों के विकास का रास्ता खोला। इसमें मछलियां, पक्षी और हम इंसान भी शामिल हैं। तो हमने सारे नियम देख लिए, ईंटों से शहर बनाया, पाइपलाइन बिछाई, आर्किटेक्चर तय किया और आखिर में एक सपोर्ट बीम भी डाल दिया। अब इन सबको एक साथ लाने का समय है। हमारी आखिरी स्लाइड है द मास्टर क्लासिफिकेशन इंटरफेस, जिसे मैं अल्टीमेट चीट शीट कहना पसंद करूंगा। चीट शीट कहना गलत नहीं होगा। ये एक फ्लो चार्ट है जो दिखाता है कि इन सभी नियमों का उपयोग करके आप किसी भी जानवर को उसकी सही जगह पर कैसे रख सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए मुझे कोई अनजान जानवर मिलता है। आप बस कुछ सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, इसका संगठन कैसा है? क्या ये सिर्फ कोशिकाओं का झुंड, सेलुलर है? अगर हाँ, तो ये पॉरीफेरा है, गेम ओवर। और अगर नहीं, अगर उसमें टिश्यू है तो दूसरा सवाल, इसकी सिमेट्री कैसी है? क्या ये पिज़्ज़ा की तरह रेडियल है? अगर हाँ, तो ये सीलेंट्रेटा हो सकता है। अगर ये हवाई जहाज की तरह बायलैटरल है, तो आप आगे बढ़ते हैं। और बायलैटरल के बाद आखिरी सवाल, आखिरी बड़ा सवाल, इसके अंदर बॉडी कैविटी यानी सीलोम है या नहीं? अगर नहीं है, एसीलोमेट, तो वो प्लैटीहेल्मिन्थिस है। अगर झूठी कैविटी स्यूडोसीलोमेट है, तो वो एस्कैल्मिन्थिस है। और अगर सच्ची कैविटी सीलोमेट है, तो फिर आप एनालिड्स से लेकर कॉर्डेट्स तक की विशाल दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो हमारा मिशन है पहले 6 बड़े अपग्रेड्स को समझना, पोरीफेरा से लेकर एनालिडा तक। और हम इन डिजाइन्स को एक इंजीनियर की नजर से देखेंगे कि कैसे प्रकृति ने धीरे धीरे, मतलब सिंपल सेलुलर स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स गतिशील मशीनें बनाई। तो चलिए पहला प्रोटोटाइप लोड करते हैं। बिल्कुल। चलिए सबसे सरल मॉडल से शुरू करते हैं, फाइलम पोरीफेरा, जिन्हें हम स्पंज भी कहते हैं। हाँ, स्पंज। ये मल्टी सेलुलर तो हैं, पर ऐसा लगता है जैसे सेल्स की एक मीटिंग चल रही है जिसमें कोई एजेंडा ही नहीं है। सही कहा, कोई टिश्यू नहीं, कोई ऑर्गन नहीं, बस एक ढीला ढाला सा संगठन। बिल्कुल, सेल्स की एक कॉलोनी की तरह है जहाँ सब अपना अपना काम कर रहे हैं पर एक दूसरे से ज्यादा जुड़े हुए नहीं है। और इनका पूरा सिस्टम एक बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार हाइड्रोलिक पंप पर चलता है। अच्छा, जिसे वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं। हाँ, सोचिए एक ऐसी इमारत जिसकी दीवारों में हजारों छोटी छोटी खिड़कियां हैं, मतलब ऑस्टिया, जहां से लगातार पानी अंदर आ रहा है। और ये सारा पानी एक बड़े सेंट्रल हॉल स्पॉन्जोसील में जमा होता है। और फिर छत की एक बड़ी चिमनी ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाता है। कितना एफिशिएंट डिजाइन है, मतलब एक ही सिस्टम से सांस लेना, खाना और वेस्ट निकालना, सब कुछ। और इस पंप को पावर देने के लिए इनके पास खास मोटर सेल्स होते हैं, कोएनोसाइट्स। अच्छा, कॉलर सेल्स। हाँ, हर सेल में एक छोटा सा चाबुक जैसा फ्लैजेलम होता है जो घूमता रहता है, एक पंखे की तरह। तो वही पानी का बहाव बनाए रखता है और उसी से खाने के कणों को पकड़ लेता है। डाइजेशन भी सेल के अंदर ही होता है, मतलब इंट्रासेलुलर। सब कुछ बहुत ही लोकल लेवल पर होता है। और बॉडी को मजबूती देने के लिए एक ढांचा भी है। हाँ, कुछ में कैल्शियम या सिलिका के बने तेज कांटों जैसे स्पिक्यूल्स होते हैं।
और कुछ में प्रोटीन स्पॉन्जिन फाइबर्स का एक लचीला नेटवर्क जो बाथ स्पंज होता है, यूस्पॉन्जिया, हाँ वो यही तो है। बिल्कुल वही है। तो ये है हमारा बेस मॉडल, बहुत सरल, एक जगह स्थिर और अपने वातावरण पर पूरे तरह निर्भर। और यहीं से कहानी शुरू होती है। प्रकृति का अगला कदम था इन सेल्स को एक साथ लाना, ऑर्गेनाइज करना। और यहीं पर आता है हमारा पहला बड़ा अपग्रेड, फाइलम नाइडेरिया। यहाँ पहली बार हमें टिश्यू लेवल का संगठन देखने को मिलता है। हाँ, अब सेल्स सिर्फ पड़ोसी नहीं हैं, वे मिलकर एक टीम बन चुके हैं। और इनकी बॉडी में रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री मतलब बॉडी सेंट्रल एक्सिस के चारों ओर एक पहिए की तरह व्यवस्थित है। आप इसे किसी भी प्लेन से बीच से काटें, आपको 2 बराबर हिस्से मिलेंगे, जैसे आप एक पिज्जा काटते हैं। बिल्कुल। इसका फायदा यह है कि खतरा या खाना किसी भी दिशा से आए, ये तैयार रहते हैं। लेकिन इनके नाम में ही इनका सबसे बड़ा सीक्रेट छिपाए है ना। हाँ, इनका नाम निडोब्लास्ट्स नाम के खास सेल्स पर पड़ा है। ये इनके सबसे बड़े हथियार हैं। अच्छा। हर निडोब्लास्ट के अंदर एक छोटा जहरीला हार्पून एक स्प्रिंग की तरह तैयार रहता है। जैसे ही कोई शिकार इनके टेंटिकल्स को छूता है, ये फायर हो जाता है। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में फायर हो जाता है। जेलीफिश का डंक इसी की वजह से लगता है। कमाल है। तो क्या इनके पास कोई सेफ्टी मैकेनिज्म भी होता है ताकि ये गलती से खुद को ही न डंक मार लें? बेहतरीन सवाल। हाँ, ये निडोब्लास्ट्स केमिकल और मैकेनिकल दोनों सिग्नल्स पर काम करते हैं। मतलब? सिर्फ छूने से ये फायर नहीं होते, शिकार की बॉडी से निकलने वाले केमिकल्स का सिग्नल भी चाहिए होता है। अच्छा, एक तरह का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ये। बिल्कुल सही। बहुत खूब। इनके बॉडी डिजाइन की बात करें तो अंदर एक गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, जिसमें बस एक ही ओपनिंग होती है। डाइजेशन सिर्फ सेल के अंदर था। नाइडेरियंस में पहली बार डाइजेशन कैविटी के अंदर यानी सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर शुरू होता है। और फिर छोटे कणों को सेल्स अंदर लेकर पूरा करते हैं। बिल्कुल। इससे ये बड़े शिकार को पचाने में सक्षम हो गए। ये एक बहुत बड़ा विकास था। नाइडेरियंस के 2 मुख्य बॉडी डिजाइन या चैसी डिजाइन भी तो होते हैं। एक है पॉलिप, जो हाइड्रा की तरह एक जगह चिपका रहता है, और दूसरा है मेड्यूसा, जो जेलीफिश की तरह आजादी से तैरता है। सही। पॉलिप एक सेडान कार की तरह है, स्थिर और भरोसेमंद। और मेड्यूसा एक स्पोर्ट्स कार की तरह गतिशील और आजाद। और कुछ नाइडेरियंस जैसे उबेलिया तो ट्रांसफॉर्मर की तरह हैं। इसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। अच्छा। इनमें पॉलिप असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मिड्यूसा बनाता है और फिर मिड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके वापस पॉलिप। मतलब एक पीढ़ी स्थिर रहती है तो दूसरी घूमने निकल जाती है। बिल्कुल। अब मिलते हैं समुद्र के जुगनुओं से फाइलम टीनोफोरा, जिन्हें सी वॉलनट्स भी कहते हैं। हाँ, ये भी रेडियो सिमेट्री वाले हैं, लेकिन नाइडेरियंस के चचेरे भाई होकर भी उनसे काफी अलग हैं। इनमें निडोब्लास्ट्स नहीं होते। नहीं, इनका लोकोमोशन सिस्टम बहुत ही खूबसूरत है। इनके शरीर पर सीलिया की बनी हुई 8 बाहरी कतारें होती हैं। कॉम्ब प्लेट्स। हाँ, कॉम्ब प्लेट्स। ये प्लेट्स एक साथ सिंक्रोनाइज तरीके से चलती हैं, जैसे किसी नाव के हजारों चप्पू एक साथ चल रहे हों, और इससे पानी में एक इंद्रधनुषी चमक पैदा होती है। और इनकी सबसे शानदार खासियत है बायोल्यूमिनेसेंस। ये खुद रोशनी पैदा कर सकते हैं। अंधेरे समुद्र में ये चमकते हुए किसी दूसरी दुनिया के जीव लगते हैं। प्रकृति की अपनी एलईडी लाइटिंग है ये। सही कहा। लिपोडस्किनी मामले में भी अलग हैं। ये सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और इनमें लार्वा स्टेज होती है। शांत, सुंदर और रहस्यमयी जीव हैं। तो अब तक हमने देखा कि सेल्स से टिश्यू बने और रेडियल सिमेट्री आई, लेकिन दुनिया में सफल होने के लिए एक दिशा में आगे बढ़ना जरूरी था, और इसी जरूरत ने अगले बड़े अपग्रेड को जन्म दिया। बिल्कुल। अब हम बात कर रहे हैं फाइलम प्लैटिहेलमिन्थेस की, मतलब चपटे कृमि या फ्लैटवर्म्स। इनका डिजाइन एकदम फ्लैट है, जैसे किसी ने इन पर रोड रोलर चला दिया हो। हाँ, और ये पहले टिप्लोब्लास्टिक जानवर हैं, मतलब इनमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो था सिमेट्री में। ये बाइलैटरल सिमेट्री दिखाने वाले पहले जीव थे। और ये सिर्फ एक डिजाइन का बदलाव नहीं था, ये इरादे, इंटेंशन का जन्म था। अच्छा। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब है कि बॉडी को सिर्फ एक ही प्लेन से 2 बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक बायां और एक दायां। इसने पहली बार जानवरों को आगे और पीछे, ऊपर और नीचे का एहसास दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जीव एक तय दिशा में बढ़ सकता था, शिकार का पीछा कर सकता था या खतरे से भाग सकता था। एकदम सही। और इसी ने सिर के विकास को जन्म दिया, जहां सारे सेंसरी ऑर्गन्स और नर्व सेल्स एक जगह इकट्ठे होने लगे, एक तरह का कमांड सेंटर बनाने के लिए। हाँ, ये विकास के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। पर इनका बॉडी आर्किटेक्चर एसिलोमेट होता है, मतलब अंदर कोई कैविटी नहीं होती, एकदम सॉलिड बॉडी। बिल्कुल। कई पैरासाइट्स जैसे टेपवर्म इसी ग्रुप में आते हैं।
जिनके पास अपने होस्ट से चिपकने के लिए हुक्स और सकर्स का पूरा टूल किट होता है। और इनके पास वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक खास सिस्टम है, फ्लेम सेल्स। हाँ, ये छोटे छोटे फिल्टर्स की तरह काम करते हैं जो बॉडी से अतिरिक्त पानी और वेस्ट को बाहर निकालते हैं। इन फ्लैटवर्म्स में एक सुपर पावर भी तो है, रीजेनरेशन। ओह हाँ, रीजनरेशन। प्लेनेरिया जैसे फ्लैटवर्म को अगर आप कई टुकड़ों में काट दें तो हर टुकड़ा एक नया पूरा जीव बन जाता है। ये तो कमाल है। सच में, हम इंसान एक उंगली खो दें तो वापस नहीं उगा सकते, और यहाँ एक पूरा जीव एक टुकड़े से बन रहा है। हमारी इंजीनियरिंग अभी प्रकृति से बहुत पीछे है। बिल्कुल। तो चपटे कृमि का डिजाइन तो कॉम्पैक्ट था, लेकिन सॉलिड बॉडी होने की वजह से अंदरूनी अंगों के विकास के लिए ज्यादा जगह नहीं थी। तो प्रकृति का अगला कदम था शरीर के अंदर थोड़ी जगह बनाना। सही। और इसी के साथ हम आते हैं फाइलम एस्केल्मिन्थीस पर, यानी गोल कृमि, राउंड वॉर्म्स। इनका क्रॉस सेक्शन गोल होता है और इनमें पहली बार हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का संगठन दिखता है। हाँ, अब ऑर्गन्स मिलकर एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, जैसे एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये स्यूडोसीलोमेट्स होते हैं, मतलब इनके शरीर में एक कैविटी तो है, लेकिन वो झूठी या फॉल्स है। झूठी कैविटी। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि ये एक कमरा है जिसकी दीवारें तो हैं, लेकिन फर्श पर कालीन पूरी तरह से नहीं बिछा है, कुछ हिस्से खाली हैं। अच्छा। ये असली कैविटी और बिना कैविटी के बीच की एक स्टेज है। इस कैविटी में फ्लूइड भरा होता है जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह काम करता है, जिससे ये बेहतर तरीके से मूव कर पाते हैं। बिल्कुल। और इनके पास एक मजबूत मस्कुलर फेरिंग्स भी होता है जो एक पंप की तरह खाना खींचने में मदद करता है। और इनमें मेल और फीमेल भी अलग अलग होते हैं। हाँ, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं इसे। आमतौर पर फीमेल मेल से काफी लंबी होती हैं। तो यहाँ हमने देखा कि बॉडी में एक कैविटी बनाने की कोशिश हुई, लेकिन वो अभी परफेक्ट नहीं थी। तो अगला लॉजिकल स्टेप था एक ट्रू या असली बॉडी कैविटी बनाना। और अब हम पहुंचते हैं इस लिस्ट के सबसे एडवांस प्रोटोटाइप पर, फाइलम एनालिडा, यानी सेगमेंटेड मशीनें। केंचुए और जोग इसी ग्रुप में आते हैं। इनकी बॉडी छोटे छोटे रिंग्स या सेगमेंट्स की बनी होती है। इस मॉड्यूलर डिजाइन को मेटामेरिज्म कहते हैं। और ये मॉडुलर डिजाइन एक बहुत बड़ा इनोवेशन था। इसका मतलब है कि बॉडी के कुछ सेगमेंट्स किसी खास काम के लिए स्पेशलाइज हो सकते हैं, जबकि बाकी सेगमेंट्स दूसरे काम कर सकते हैं। हाँ, इससे शरीर ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंट बन सकता है। और ये पहले ट्रू सीलोमेट्स हैं, मतलब इनके पास एक वास्तविक बॉडी कैविटी है। एक ऐसी कैविटी जो हर तरफ से मेसोडर्म से घिरी होती है, मतलब अब कमरे में कालीन हर तरफ बिछा हुआ है। तो इस ट्रू सीलोम का क्या फायदा हुआ? इसने अंदरूनी अंगों को विकसित होने, मूव करने और स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए जगह और सपोर्ट दिया। हमारा दिल, फेफड़े, पेट भी तो हमारी सीलोमिक कैविटी में ही सुरक्षित रहते हैं। अच्छा, तो यहीं से जटिल अंग प्रणालियों की शुरुआत हुई। बिल्कुल। इनके मूवमेंट का तरीका भी एडवांस्ड है। इनके पास दो तरह की मसल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, जो इन्हें रेंगने में मदद करती हैं। और नेरीज जैसे पानी में रहने वाले एनालिड्स में तो तैरने के लिए पैरापोडिया नाम के छोटे छोटे पैडल्स भी होते हैं। और अब आता है वो अपग्रेड जो एक असली गेम चेंजर था। इनमें पहली बार क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम? तो क्या इसका मतलब ये है कि इसके बिना केंचुए जितने बड़े और एक्टिव जीव बन ही नहीं सकते थे? क्या ये एक तरह की बायोलॉजिकल जरूरत थी? बिल्कुल। क्लोज सिस्टम का मतलब है कि खून अब खुले में नहीं बहता, बल्कि हमारी तरह नसों और धमनियों के एक नेटवर्क के अंदर बहता है। अच्छा। इससे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्ट कहीं ज्यादा तेजी से और एफिशिएंट तरीके से शरीर के हर हिस्से तक पहुंच सकता है। इसने बड़े और ज्यादा एक्टिव जानवरों के विकास का रास्ता खोल दिया। एक तरह का बायोलॉजिकल हाईवे नेटवर्क था ये। एकदम सही। वाह, मतलब एनालिडा में हमें 3 बड़े अपग्रेड्स एक साथ मिले, मेटामेरिज्म, ट्रू सीलोम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तो एक मेजर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ओवरहॉल जैसा लगता है। आपने एकदम सही समझा। इन तीनों फीचर्स ने मिलकर एक ऐसा बॉडी प्लान बनाया जो इतना सफल था कि आज भी हम इसके एडवांस्ड वर्जन्स अपने आसपास और खुद अपने अंदर भी देखते हैं। तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं कि हमने क्या-क्या अपग्रेड्स देखे। हम पॉरीफेरा के सेलुलर लेवल से शुरू हुए, फिर नाइडेरिया और टीनोफोरा में टिश्यू लेवल पर आए, फिर प्लैटीहेल्मिन्थेस में ऑर्गन लेवल देखा, और आखिर में एस्केल्मिन्थस और एनालिडा में ऑर्गन सिस्टम लेवल तक पहुंचे, जहां ऑर्गन्स ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। सिमेट्री का सफर भी दिलचस्प था। कोई सिमेट्री नहीं से रेडियल सिमेट्री, और फिर बाइलेटरल सिमेट्री का आना, जिसने जानवरों को एक दिशा दी। बिल्कुल, और बॉडी कैविटी का विकास भी हमने देखा।
एसिलोमेट यानी सॉलिड बॉडी से शुरू होकर स्यूडोसिलोम यानी झूठी कैविटी से गुजरते हुए हम एनिलिडा में पहली बार ट्रू सिलोम तक पहुंचे। ये अंदरूनी अंगों के लिए एक सुरक्षित और व्यवस्थित घर बनाने जैसा था। बिल्कुल। पहली स्लाइड है आर्थ्रोपोडा। इन्हें एनिमल किंगडम का आयरन मैन कह सकते हैं। हाँ, आयरन मैन, हाँ, सही कहा। इनका राज हर जगह है। पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रजातियों में से 2/3 यही है। सोचिए, हर 3 में से 2 जीव आर्थ्रोपॉड हैं। इनका पूरा शरीर एक किटनेस एक्सोस्केलेटन से ढका होता है, मतलब एक मजबूत बाहरी कवच। बिल्कुल। और इनके शरीर की बनावट वो बहुत व्यवस्थित है। सिर, वक्ष और पेट, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। और इनके हाथ पैर वो जुड़े हुए होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस, जो इन्हें हर तरह की सतह चलने में मदद करते हैं। यही तो इनकी असली ताकत है। और सांस लेने के लिए तो इनके पास गजब के जुगाड़ हैं, हाँ, वो तो इनके पास कई सिस्टम्स है। जैसे गिल्स, बुक लंग्स। और ट्रैकियल सिस्टम, मतलब पानी में रहो या जमीन पर, सांस लेने का इंतजाम पक्का है। इनके सेंसर्स भी बहुत उन्नत है ना। हाँ, दिशा और भोजन का पता लगाने के लिए एंटीना, देखने के लिए साधारण और यौगिक आंखें, और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए स्टैटोसिस्ट। और सबसे जरूरी एग्जाम अलर्ट। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। इनमें उत्सर्जन मतलब एक्सक्रीशन नेफ्रीलिया से नहीं बल्कि मैल्पिगियन ट्यूब्यूल से होता है। बिल्कुल, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, इसे नोट कर लें। अगली स्लाइड। अब देखते हैं कि ये आर्थ्रोपॉड हमारे लिए कितने फायदेमंद है और कितने नुकसानदेह। हाँ, एक तरह से इनके अच्छे और बुरे दोनों रूप हैं। पहला है इकोनॉमिक यील्ड, यानी जिनसे हमें आर्थिक लाभ होता है। जैसे कि मधुमक्खी, हाँ, हनी बी से शहद, रेशम के कीड़े यानी सिल्कवर्म से रेशम, और लाख के कीट से लाख। ये तो हुए बिजनेस वाले कीड़े। फिर आते हैं डिजीज वेक्टर्स। यानी बीमारी फैलाने वाले। ये इस ग्रुप के विलन हैं। हाँ, एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज जैसे मच्छर। मलेरिया और डेंगू जैसी कितनी बीमारियां फैलाते हैं। और फिर है पेस्ट्स एंड फॉसिल्स, लोकस्ट यानी टिड्डी। वो तो पूरी की पूरी फसलें नष्ट कर देती है। और दूसरी तरफ है किंग क्रैब। किंग क्रैब, जिसे जीवित जीवाश्म या लिविंग फॉसिल कहते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये डायनासोर के जमाने से है? बिल्कुल, मतलब ये करोड़ों सालों से आज तक बिना ज्यादा बदले जिंदा है। अच्छा। एक और एग्जाम अलर्ट, लिमुलस यानी किंग क्रैब इस सूची में एकमात्र जीवित जीवाश्म है। ये बिंदु याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े साम्राज्य की, मोलिस्का। हाँ, द सेकंड लार्जेस्ट एम्पायर। इसमें घोंघे, ऑक्टोपस जैसे नरम शरीर वाले जीव आते हैं। इनका शरीर बिना खंडों का, मतलब अनसेगमेंटेड होता है। इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से? एक स्पष्ट सिर, चलने के लिए एक मांसल पैर जिसे मस्कुलर फुट कहते हैं, और एक विसरल हम्प जिसके अंदर इनके सभी अंग सुरक्षित रहते हैं। अच्छा। इनके शरीर में मेंटल कैविटी नाम की एक जगह होती है जहां पंख जैसे गिल्स होते हैं। ये इसी से सांस लेते हैं और उत्सर्जन करते हैं। और इनका खाने का औजार? तो देखिए, रेड्यूला। हाँ, रेड्यूला। ये एक फाइल जैसी जीभ होती है जिससे ये भोजन को खुरच कर खाते हैं। कितना अजीब है ना? बहुत अनोखा तरीका है ये। इसके उदाहरण है पाइला यानी सेब घोंघा, पिंगटाडा यानी मोती सीप। और ऑक्टोपस, जिसे डेविल फिश भी कहते हैं। एक एग्जाम अलर्ट यहाँ भी है। हाँ, एप्लीसिया, जिसे समुद्री खरगोश या सी हेयर भी कहते हैं, और डेंटेलियम, जिसे टस्क शेल कहते हैं। इन्हें मत भूलिएगा। बिल्कुल। चलिए अब मिलते हैं स्टारफिश और उसके रिश्तेदारों से, एकाइनोडर्माटा। इनके नाम का मतलब ही है कांटेदार त्वचा, स्पाइनी स्किन्ड। इनकी सिमेट्री में एक बड़ा मजेदार बदलाव आता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। लार्वा अवस्था में ये बाइलेटरल होते हैं, मतलब 2 बराबर हिस्सों में बंट सकते हैं। लेकिन वयस्क होने पर ये रेडियल हो जाते हैं, यानी किसी भी कोण से बराबर हिस्सों में बंट सकते हैं। बिल्कुल, किसी पहिए की तरह। और इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनका हाइड्रो पावर सिस्टम, जिसे वाटर वास्कुलर सिस्टम कहते हैं। हाइड्रो पावर। हाँ, ये पानी के दबाव का उपयोग चलने, भोजन पकड़ने और सांस लेने के लिए करते हैं। ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। मतलब कोई मांसपेशियां नहीं, बस पानी का प्रेशर। ज्यादातर काम उसी से होता है। इनका पाचन तंत्र तो पूरा होता है, लेकिन उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता ही नहीं है। सही कहा, कोई किडनी जैसा अंग नहीं होता। तो फिर एग्जाम अलर्ट, इनमें निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन आमतौर पर बाहरी होता है, और इनके विकास में एक स्वतंत्र रूप से तैरने वाला लार्वा शामिल होता है। फ्री स्विमिंग लार्वा। ठीक है,
अब आते हैं हेमिकोडेटा पर। द एवोल्यूशनरी ब्रिज। इन्हें नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच का विकासवादी पुल माना जाता है ना। हाँ, पहले इन्हें कॉर्डेटा का ही एक सब फाइलम माना जाता था, पर अब इन्हें एक अलग नॉन कॉर्डेट फाइलम में रखा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका शरीर बेलनाकार होता है, जिसमें आगे की ओर प्रोबोसिस, एक कॉलर और एक लंबा ट्रंक होता है। और कॉर्डेट्स से क्या कनेक्शन था? इन्हें कॉर्डेट से जोड़ने वाली कड़ी थी स्टोमोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड जैसी एक संरचना है, लेकिन असली नोटोकॉर्ड नहीं है। बिल्कुल बनावट में फर्क है। इनके सिस्टम की बात करें तो परिसंचरण तंत्र खुला होता है श्वसन गिल्स से, और उत्सर्जन प्रोबोसिस ग्रंथि से। एग्जाम अलर्ट। इसके उदाहरणों में बैलेनोग्लॉसिस और सैकोग्लॉसिस शामिल हैं। इन्हें याद रखना जरूरी है। और अब शो के स्टार्स कॉर्डेटा। द ब्लूप्रिंट ऑफ एलीट्स। हम सब इसी में आते हैं। कॉर्डेट्स कहलाने के लिए किसी भी जीव को अपने जीवन काल में 4 शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। ये 4 फंडामेंटल फीचर्स हैं। पहली, एक नोटोकॉर्ड जो एक ठोस लचीली छड़ जैसी होती है। दूसरी, एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड जो आगे चलकर हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सीएनएस बनता है। तीसरी, पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स। और चौथी, एक पोस्ट एनल टेल। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। एग्जाम अलर्ट। हाँ, बिल्कुल। एक बहुत बड़ा अंतर याद रखें। कॉर्डेट्स का हृदय वेंट्रल यानी शरीर के अगले हिस्से में होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में अगर हृदय होता भी है तो वो डॉर्सल यानी पिछले हिस्से में होता है। अब है आमना सामना कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच। ये स्लाइड सारे अंतर साफ कर देगी। बताइए। देखिए, नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स में मौजूद, नॉन कॉर्डेट्स में अनुपस्थित। ठीक है। सीएनएस कॉर्डेट्स में डॉर्सल, हॉलो और सिंगल, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल, सॉलिड और डबल। बिल्कुल उल्टा। हृदय कॉर्डेट्स में वेंट्रल, नॉन कॉर्डेट्स में डॉर्सल और पोस्टेनल टेल। कॉर्डेट्स में होती है, उनमें नहीं। सही। एग्जाम अलर्ट। ये तुलना सही गलत वाले प्रश्नों का एक बहुत बड़ा स्रोत है। हाँ, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कॉर्डेटा को भी 3 मुख्य स्तंभों या सब फाइला में बांटा गया है। द 3 पिलर्स ऑफ कॉर्डेटा: यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड केवल लार्वा की पूंछ में होता है। और सेफेलोकॉर्डेटा? सेफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड सिर से पूंछ तक फैला होता है और जीवन भर बना रहता है। और फिर आते हैं हम यानी वर्टिब्रेटा। हाँ, यहाँ एक अपग्रेड होता है। हम में नोटोकॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी से बदल दिया जाता है। बिल्कुल। एग्जाम अलर्ट। यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को एक साथ प्रोटोकॉर्डेट्स कहा जाता है और ये सभी केवल समुद्री होते हैं। तब समुद्री। अच्छा पॉइंट है। और अब हम आ गए हैं सबसे एडवांस्ड क्लास में, वर्टिब्रेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा। यहाँ एक सुनहरा नियम है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। वो नियम कौन सा है? नियम ये है, सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होते हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते। हाँ, ये सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। समझाइए जरा। इसका मतलब ये है कि हर वो जीव जिसकी रीढ़ की हड्डी है वो कॉर्डेट तो है, लेकिन कुछ कॉर्डेट्स जैसे प्रोटोकॉर्डेट्स ऐसे भी हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो वो कॉर्डेट तो है पर वर्टिब्रेट नहीं। बिल्कुल। वर्टिब्रेट्स की कुछ और खासियतें भी हैं। हाँ, इनमें 2, 3 या 4 कक्षों वाला वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है, उत्सर्जन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए किडनी होती हैं, और गति के लिए पेयर्ड फिन्स या लिम्स होते हैं, और इसी के साथ हम लेवल 3 के लिए तैयार हैं, द क्लासेस। जिसकी चर्चा हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास जो जानकारी है वो नेचर के डिजाइन स्टूडियो की सीक्रेट फाइल्स जैसी है। हाँ, बिल्कुल। हमारा विषय है वर्टिब्रेट्स का विकास, मतलब रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों की कहानी। हाँ, इसे एक बोरिंग क्लास की तरह नहीं बल्कि एक R&D लैब के टूर की तरह सोचें, जहां हम देखेंगे कि कैसे एक बेसिक डिजाइन से मछलियां, मेंढक और फिर इंसान जैसे एडवांस मॉडल्स तैयार हुए। बिल्कुल सही। ये सिर्फ जानवरों की लिस्ट नहीं है, ये तो इंजीनियरिंग की एक शानदार कहानी है। अच्छा। हाँ, कि कैसे जीवन समस्याओं को हल करता है, कैसे हर चुनौती के जवाब में एक नया अपग्रेड लेकर आता है। हर क्लास मतलब एक नए आविष्कार की तरह है। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए उस पहले और सबसे जरूरी आविष्कार से शुरू करते हैं, जिसके बिना हम में से कोई यहाँ नहीं होता, बैकबोन की इंजीनियरिंग। हाँ, तो ये रही हमारी पहली डिजाइन स्लाइड, द वर्टिब्रेट चैसी। चैसी मतलब किसी भी गाड़ी का आधारी ढांचा। बिल्कुल। तो यहाँ का कोर आइडिया क्या है? वो पहला बड़ा अपग्रेड क्या था जिसने सब कुछ बदल दिया? देखिए, पहला और सबसे बड़ा अपग्रेड था एक लचीली रॉड, जिसे नोटोकॉर्ड कहते हैं, उसको एक मजबूत सेगमेंटेड वर्टिब्रल कॉलम से बदलना। यानी हमारी रीढ़ की हड्डी। हाँ, रीढ़ की हड्डी।
ये ऐसा था जैसे साइकिल के फ्रेम को हटाकर एक प्रॉपर कार की चैसीज लगा दी हो। अच्छा, नोटोकॉर्ड मतलब कमजोर था, वो बस शरीर को एक बेसिक आकार देता था। लेकिन रीढ़ की हड्डी ने एक मजबूत सेंट्रल फ्रेमवर्क तैयार किया। और ये फ्रेमवर्क इतना जरूरी क्यों था? मतलब इसने ऐसा क्या किया जो पहले मुमकिन नहीं था? इसने 3 बहुत बहुत जरूरी काम किए। पहला, इसने हमारे नर्वस सिस्टम की जो मेन केबल है, यानी स्पाइनल कॉर्ड, जो बहुत नाजुक होती है। हाँ, उस नाजुक स्पाइनल कॉर्ड को एक बोनी कवच दिया। दूसरा, इसने सिर को एक मजबूत सहारा दिया, जिससे बड़े और ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिमाग का विकास हो सका। और तीसरा? और सबसे जरूरी, इसी मजबूत ढांचे पर बड़े और ताकतवर मसल्स जुड़ सकते थे। इससे जानवरों को ज्यादा फुर्ती और साइज मिली। मतलब बिना इस चैसिस के जीवन शायद छोटे और नरम कीड़ों तक ही सीमित रह जाता। बिल्कुल। अच्छा, तो ये ढांचा तो हो गया। इस स्टैंडर्ड मॉडल में और क्या-क्या फीचर्स डाले गए? 2 और चीजें स्टैंडर्ड हैं। एक तो मस्कुलर हार्ट, जो ब्लड को पंप करने वाला इंजन है, चाहे 2, 3 या 4 चैम्बर का हो। हाँ, और शरीर की सफाई के लिए किडनी, जो फिल्ट्रेशन सिस्टम का काम करती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। बताइए। सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स नाम के एक बड़े ग्रुप का हिस्सा हैं, ठीक है। लेकिन हर कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होता। अच्छा, मतलब कुछ कॉर्डेट्स में वो पुरानी वाली नोटोकॉर्डी जीवन भर रह जाती है, वो कभी भी रीढ़ की हड्डी में अपग्रेड नहीं होती। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सभी आईफोन स्मार्टफोन है, लेकिन सभी स्मार्टफोन आईफोन नहीं होते। क्या बात है, बिल्कुल सही एनालॉजी है। वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स का प्रीमियम मॉडल है। बेहतरीन। तो चैसिस तैयार है। अब इस चैसिस पर अलग-अलग तरह के मॉडल्स कैसे बने? इस डिजाइन स्टूडियो का प्रोडक्ट रोड मैप क्या कहता है? रोड मैप में सबसे पहला और बड़ा बंटवारा हुआ एक बहुत ही बेसिक फीचर को लेकर, जबड़ा। जबड़ा? हाँ, जॉ। तो वर्टिब्रेटा के 2 डिवीजन हो गए। एक एग्नेथा, यानी बिना जबड़े वाले। ये बिल्कुल शुरुआती प्रोटोटाइप थे। सही। और दूसरा ग्नाथोस्टोमाटा, यानी जबड़े वाले। और जबड़े का आविष्कार तो एक क्रांति थी। इसने जानवरों को शिकारी बना दिया होगा। बिल्कुल। अब वो सिर्फ तैरते हुए खाना निगलने की जगह उसे पकड़ सकते थे, काट सकते थे। मतलब एक बिना मुंह वाली कार और एक प्रॉपर ग्रिल और बम्पर वाली कार। समझ गई। तो जाहिर है असली एक्शन तो जबड़े वालों में ही हुआ होगा। बिल्कुल। ग्नाथोस्टोमाटा में फिर 2 सुपर क्लास बनी, और ये बंटवारा इस बात पर था कि जानवर चलते कैसे हैं। अच्छा, कैसे? एक ग्रुप था पिसीज, यानी मछलियां, जिन्हें तैरने के लिए फिन्स मिले। और दूसरा था टेट्रापोडा, ओके। जिन्हें जमीन पर चलने के लिए 4 लिम्स, यानी हाथ पैर मिले। और इन्हीं 2 ग्रुप्स में वो सारी क्लास आती हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए उस पहले प्रोटोटाइप से शुरू करते हैं, वो बिना जबड़े वाले क्लास साइक्लोस्टोमाटा। इन्हें द लिविंग वैक्यूम्स कहा जा रहा है। नाम तो बड़ा मजेदार है। और ये हैं भी बिल्कुल वैसे ही। साइक्लो मतलब गोल और स्टोमा मतलब मुंह। तो गोल मुंह वाले? हाँ, इनका मुंह एक वैक्यूम क्लीनर के पाइप जैसा गोल होता है, जिसमें जबड़े नहीं होते, तो ये चबा नहीं सकते। तो फिर खाते कैसे हैं? इनका काम करने का तरीका बड़ा अजीब है। ये दूसरी बड़ी मछलियों पर जोक की तरह चिपक जाते हैं और उनका खून चूसते हैं। बाप रे, सुनने में ही किसी हॉरर फिल्म का जीव लग रहा है। और इनका डिजाइन कैसा है? बहुत बेसिक। शरीर लंबा, सांप जैसा, कोई स्केल्स नहीं होते, और तैरने के लिए जोड़ी में फिन्स भी नहीं होते। और कंकाल? इनका पूरा कंकाल भी हड्डी का नहीं बल्कि कार्टिलेज का बना होता है, जो एक नर्म और लचीला टिश्यू है। और इनकी लाइफ साइकिल भी अजीब है ना? हाँ, बहुत अजीब। रहते समुद्र में हैं, पर अंडे देने के लिए नदियों के ताजे पानी में जाते हैं, फिर बच्चे बड़े होकर वापस समुद्र में लौट आते हैं। इसके उदाहरण है लैम्प्रे और हैगफिश। जी। ठीक है, तो ये तो हो गया वो पहला प्रोटोटाइप। अब आते हैं पहले असली अपग्रेड पर, जबड़े वाले मॉडल पर, क्लास कॉन्ड्रिक्थीज। हेडलाइन है स्टेल्थ मोड। हाँ, शार्क इसी में आती हैं। ये नेचर के पहले प्रोफेशनल शिकारी थे। कह सकते हैं। कॉन्ड्रो का मतलब है कार्टिलेज, तो शार्क और रे फिश का पूरा कंकाल आज भी कार्टिलेज का ही बना होता है। और उनकी स्पिन मैंने सुना है वो सैंड पेपर जैसी होती है। हाँ, बिल्कुल। उनकी स्किन पर प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, जो असल में छोटे छोटे दांतों जैसे होते हैं। इससे उन्हें पानी में स्पीड बढ़ाने में मदद मिलती है। और हथियार जबड़ों के अलावा? मजबूत जबड़े तो हैं ही, कुछ में तो बिजली का झटका देने वाले अंग होते हैं, जैसे टॉर्पीडो में, या फिर जहरीले डंक जैसे स्टिंगरे में। लेकिन मैंने सुना है कि इन टॉप शिकारियों में एक बहुत बड़ी डिजाइन की कमी है। एक ऐसी कमी जिसके कारण ये कभी आराम नहीं कर सकते। वो क्या है? आपने बिल्कुल सही सुना। ये एक फैसिनेटिंग ट्रेड ऑफ है। शार्क में एयर ब्लैडर नहीं होता। एयर ब्लैडर?
वो गुब्बारे जैसी थैली। हाँ वही, वो दूसरी मछलियों को पानी में एक जगह पर टिके रहने में मदद करती है बिना डूबे। शार्क के पास ये नहीं है, तो इसका मतलब अगर वो तैरना बंद कर दें तो वो अपने वजन के कारण डूब जाएंगी। ये एक तरह का डिजाइन फ्लॉ हुआ। ऐसा क्यों? इसे फ्लॉ की जगह एक हाई परफॉर्मेंस चॉइस कह सकते हैं। अच्छा। एयर ब्लैडर न होने से उनका शरीर ज्यादा घना और मस्कुलर होता है, जो उन्हें जबरदस्त स्पीड और ताकत देता है। मतलब उन्होंने आराम करने की क्षमता को शिकार करने की जबरदस्त काबिलियत के लिए कुर्बान कर दिया। बिल्कुल, शार्क समुद्र की ड्रैग रेसर हैं, फैमिली सेडान नहीं। वाह, ये तो कमाल का इंसाइट है। तो शार्क वाली डूबने की समस्या को किस मॉडल ने सुलझाया? वो किया अगले मॉडल ने, क्लास ऑस्ट्रिकथीस, जिन्हें हम बोनी फिश यानी हड्डी वाली मछलियां कहते हैं। हेडलाइन है द सबमरीन अपग्रेड। हाँ, जैसा कि नाम से पता चलता है, इनका कंकाल कार्टिलेज की जगह मजबूत हड्डियों का बना है और इनका सबसे बड़ा अपग्रेड था वही एयर ब्लैडर। तो ये एयर ब्लैडर एक सबमरीन की तरह काम करता है। बिल्कुल, जैसे एक सबमरीन अपने बैलेस्ट टैंक में पानी भरकर नीचे जाती है और हवा भरकर ऊपर आती है, वैसे ही ये मछलियां एयर ब्लैडर में गैस भरकर या निकालकर पानी में किसी भी गहराई पर बिना मेहनत किए स्थिर रह सकती हैं। आपने तो पूरा समझ लिया। इन्होंने शार्क वाली प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व कर दिया। और भी कोई सुधार था इनमें? हाँ, एक और था। इनके गिल्स एक ढक्कन से ढके होते हैं जिसे ऑपरक्यूलम कहते हैं। ये उन्हें एक जगह रुके हुए भी आसानी से सांस लेने में मदद करता है। तो पानी की दुनिया में तो इंजीनियरिंग अपने चरम पर पहुंच गई। अब आया सबसे बड़ा चैलेंज, पानी से जमीन पर आना। हाँ, ये तो एक पूरी नई दुनिया बनाने जैसा था। तो पहला कदम किसने उठाया? वो थे क्लास एम्फीबिया, जिनका नाम ही है डुअल लाइफ। मेंढक और सैलामेंडर। जी, ये पानी और जमीन दोनों दुनिया के बीच का पुल है। ये पहले वर्टिब्रेट्स थे जिन्होंने जमीन पर कदम रखा, लेकिन वो पानी से अपना रिश्ता पूरी तरह तोड़ नहीं पाए। उन्हें जमीन पर किन नई समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा? कई सारी। पहली, सांस कैसे लें, तो उन्होंने फेफड़े विकसित किए, लेकिन वो बहुत कुशल नहीं थे। अच्छा। इसलिए वे अपनी नम त्वचा से भी सांस लेते हैं। दूसरी समस्या, शरीर सूख न जाए, इसलिए इनकी त्वचा हमेशा गीली रहती है और इन्हें पानी के पास ही रहना पड़ता है। और सेंस करने के लिए? आंखों को बचाने के लिए पलकें आईं और हवा में सुनने के लिए कान का पर्दा, जिसे टिम्पैनम कहते हैं, विकसित हुआ। और इनके इंटरनल सिस्टम में क्या बदलाव आया? मैंने सुना है इनका दिल भी बड़ा अजीब होता है। हाँ, इनका दिल 3 चैम्बर वाला होता है। मछलियों में 2 चैम्बर था, हम में 4 है। ये एक बीच का रास्ता था। बिल्कुल, इसमें 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल होता है। इसमें एक छोटी सी समस्या है, साफ और गंदा खून थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। मतलब ये बहुत एफिशिएंट सिस्टम नहीं है। नहीं, और यही एक कारण है कि ये ज्यादा देर तक तेजी से भाग दौड़ नहीं कर सकते। तो एम्फिबियंस जमीन पर आ तो गए, लेकिन उन्हें हमेशा पानी का सपोर्ट सिस्टम चाहिए था। हाँ, तो जमीन पर पूरी तरह कब्जा करने वाला मॉडल कौन सा था? क्लास रेप्टिलिया, द ड्राई आर्मर सूट। सांप, छिपकली, कछुए, मगरमच्छ। इन्होंने एम्फिबियंस की सबसे बड़ी मजबूरी यानी पानी पर निर्भरता को खत्म कर दिया। सही पकड़ा। उन्होंने नम त्वचा को छोड़कर सूखी, मोटी और स्केल्स वाली स्किन अपना ली। ये एक कवच की तरह काम करती थी, जो शरीर से पानी को बाहर निकलने से रोकती थी। मतलब अब वो रेगिस्तान जैसी सूखी जगहों पर भी रह सकते थे। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा लीप था। और क्या अपग्रेड थे इनमें? वो मगरमच्छ वाली बात भी बड़ी दिलचस्प है, उसके दिल के बारे में। हाँ, ज्यादातर रेप्टाइल्स में एम्फीबियंस की तरह 3 चेम्बर वाला दिल ही होता है, लेकिन मगरमच्छ एक अपवाद है। क्या है उसमें? उनके पास एक एडवांस्ड 4 चेम्बर वाला दिल होता है, बिल्कुल हमारी और पक्षियों की तरह। अरे वाह! ये दिखाता है कि रेप्टाइल्स के अंदर ही भविष्य के एडवांस मॉडल्स का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था। मगरमच्छ अपने ग्रुप के सुपरस्टार हैं। जमीन जीत ली, अब आसमान की बारी। क्लास एव्स यानी पक्षी। यहाँ तो इंजीनियरिंग का सिर्फ एक ही लक्ष्य रहा होगा, वजन कम करना और उड़ना। बिल्कुल, पक्षियों का हर एक फीचर उड़ान के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। जैसे उनके अगले पैर पंखों में बदल गए। भारी भरकम जबड़े और दांतों की जगह हल्की चोंच आ गई। और सबसे शानदार इंजीनियरिंग है उनकी हड्डियां। वो खोखली होती है ना? हाँ, वे अंदर से खोखली होती हैं। उन्हें न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं। ये उन्हें अविश्वसनीय रूप से हल्का लेकिन मजबूत बनाता है। उड़ने में तो एनर्जी भी बहुत लगती होगी, उसे कैसे मैनेज करते हैं यहाँ? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसी एनर्जी की जरूरत ने 2 सबसे बड़े अपग्रेड करवाए। पहला, ये वार्म ब्लडेड बन गए।
मतलब ये अपने शरीर का तापमान अंदर से कंट्रोल कर सकते हैं। सही, जिससे ये ठंड में भी एक्टिव रह सकते हैं। दूसरा, इन्हें एक सुपर एफिशिएंट इंजन चाहिए था, इसलिए इनका दिल पूरी तरह से 4 चैम्बर वाला होता है। जो साफ और गंदे खून को कभी मिलने नहीं देता। एकदम। साथ ही इनके फेफड़ों के साथ एयर सैक्स जुड़े होते हैं, जो उन्हें लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई देते रहते हैं, उड़ते समय भी। कमाल है। तो अब आते हैं फाइनल मॉडल पर, क्लास ममेलिया, हम लोग। हमारी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है? हमें क्या खास बनाता है? हमारा सबसे खास फीचर हमारे नाम में ही है, मेमोरी ग्लैंड्स। यानी दूध बनाने वाली ग्रंथियां जिनसे हम अपने बच्चों को पोषण देते हैं। हाँ, ये एक क्रांतिकारी कदम था। अब बच्चों को खाने के लिए शिकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, उन्हें एक रेडीमेड परफेक्ट फूड सोर्स मिलता था। इसी वजह से इस क्लास का फोकस सिर्फ सर्वाइवल पर नहीं, बल्कि बच्चों की बेहतर देखभाल पर भी है। बिल्कुल। और शरीर पर बाल और बाहरी कान, ये भी तो हमारे ही फीचर्स हैं। हाँ, शरीर पर बाल हमें वार्म ब्लडेड रहने में मदद करते हैं, तापमान को कंट्रोल करके। और बाहरी कान, जिन्हें पिन्ने कहते हैं, आवाज की दिशा को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं। और हमारा टूल किट भी सबसे एडवांस्ड है। हाँ, हमारे जबड़े में अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह के दांत होते हैं, काटने के लिए, फाड़ने के लिए, पीसने के लिए। ये हमें हर तरह का खाना खाने की सुविधा देता है। लेकिन मैंने सुना है कि इस टॉप मॉडल में भी एक ग्लिच है, एक ऐसा मैमल जो मैमल्स के रूल तोड़ता है। हाँ, आप प्लैटिपस की बात कर रही हैं, बिल्कुल। हाँ, ये एक शानदार उदाहरण है कि विकास कोई सीधी लाइन नहीं है। ज्यादातर मैमल्स बच्चे देते हैं, लेकिन प्लैटिपस, जिसके शरीर पर बाल है और जो दूध भी पिलाता है, वो रेप्टाइल्स की तरह अंडे देता है। एक तरह का जिंदा फॉसिल है जो हमें अपने सरीसृप पूर्वजों की याद दिलाता है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को संक्षेप में देखें, खासकर दिल के विकास और शरीर के तापमान के नजरिए से, तो क्या पैटर्न दिखता है? एक बहुत ही साफ पैटर्न है। कहानी शुरू होती है मछली के 2 चैम्बर वाले दिल से, जो एक सिंपल सिंगल सर्किट पंप है। ये कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है। फिर आते हैं एम्फीबियंस और ज्यादातर रेप्टाइल्स 3 चैम्बर वाले दिल के साथ। ये एक बीच का थोड़ा इनएफिशिएंट सिस्टम है जहां खून मिक्स होता है। ये भी कोल्ड ब्लडेड है। और फिर आते हैं पक्षी और मैमल्स, जिनके पास 4 चैम्बर वाला हाई परफॉर्मेंस डबल सर्किट पंप है। ये सिस्टम उन्हें वार्म ब्लडेड होने की एनर्जी देता है। और ये वार्म ब्लडेड होना इतना बड़ा एडवांटेज क्यों है? वार्म ब्लडेड होने का मतलब है कि आप बाहरी दुनिया के तापमान के गुलाम नहीं हैं। अच्छा। कोल्ड ब्लडेड जानवर धूप में गर्म होते हैं और ठंड में सुस्त पड़ जाते हैं, लेकिन वार्म ब्लडेड जानवर अपने मेटाबॉलिज्म से लगातार गर्मी पैदा करके शरीर का तापमान स्थिर रखते हैं। इससे वे ठंडी जगहों पर रह सकते हैं, रात में शिकार कर सकते हैं और लंबे समय तक एक्टिव रह सकते हैं। हाँ, ये उन्हें एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एज देता है। तो इस पूरी डिजाइन यात्रा का आखिरी फैसला क्या है? द इवोल्यूशनरी वर्डिक्ट। फैसला ये है कि वर्टिब्रेट्स की कहानी अनुकूलन की एक मास्टर क्लास है। बिना जबड़े वाले वैक्यूम क्लीनर से शार्क जैसी शिकार मशीन तक, जमीन पर कब्जा करने वाले रेप्टाइल्स से लेकर आसमान में उड़ने वाले पक्षियों तक। हाँ, हर ग्रुप ने एक नई चुनौती का सामना किया और उसका एक शानदार और अनोखा हल निकाला। ये लाखों सालों में फैली एक इंजीनियरिंग की गाथा है। ये वाकई अविश्वसनीय है। हर कदम एक समस्या का समाधान था। जबड़े आए खाने के लिए, पैर आए चलने के लिए, सूखी त्वचा आई पानी बचाने के लिए और पंख आए उड़ने के लिए। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म तो नहीं होती। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। हमने ये जितने भी अनुकूलन देखे, हम्म। वे सब प्राकृतिक चुनौतियों के जवाब में हुए। आज इस ग्रह पर सबसे बड़ी चुनौती और बदलाव का कारण हम इंसान हैं। हम पर्यावरण को बहुत तेजी से बदल रहे हैं। हाँ, ये तो है। तो सोचिए, आज से 10 लाख साल बाद अगर कोई इस प्रेजेंटेशन को देखे, तो अगली स्लाइड क्या होगी? जीवन का अगला बड़ा अपग्रेड हमारे बनाए इस माहौल के जवाब में कैसा दिखे?